बाल विद्या निकेतन मसौढ़ी हिंदी शिक्षक विजय कुमार के वर्ग में 9वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। छात्रों, हम लोग क्षितिज भाग 1 में संकलित पद्यखंड में कैदी और कोकिला शीर्षक कविता का आस्वादन कर रहे थे। कैदी और कोकिला इनके कवि माखनलाल चतुर्वेदी हैं और उसी कविता कैदी और कोकिला का शीर्षांश आज पढ़ाई होगी। तो कल हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। अब आगे प्रसंग वही है, कवि कारागार में और बाहर डाल पर बैठी कोयल की कोक सुनाई देती है। कवि फिर प्रश्नात्मक शैली में पूछता है, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हों का चर्रक क्यों जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। अब इसकी व्याख्या समझते हैं। कवि कह रहे हैं, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। अब यहाँ जंजीर और गहना दो शब्द पर ध्यान दीजिए। कवि बंदी है, कैदी है, जंजीरों से उसे जकड़ दिया गया है। तो कवि की दृष्टि में वह गहना है, आभूषण, जंजीरों का गहना। हाथ में हथकड़ी भी है, जिसे वह ब्रिटिश हुकूमत का गहना कहकर संबोधित करते हैं। तो कवि कहते हैं, कोयल कहीं तुम मेरी यह दुर्दशा देखकर तो नहीं चीख रही हो। क्या यह बात है कि तुम हमें इस हालत में नहीं देख सकती। जंजीरों का गहना मैंने धारण किया, ये हाथ में जो हथकड़ियाँ हैं, यह तो ब्रिटिश राज का आभूषण है, अलंकार है, गहना है। कोल्हों का चर्रक क्यों, कोल्हू पुराने ज़माने में जब एक्सपायर नहीं थे तो तेल निकालने के लिए कोल्हू का प्रयोग होता था, सरसों से, राई से, तीसी से। तो कोल्हू के चलने पर चर चों की आवाज़ होती थी। तो वही यहाँ शब्द प्रयुक्त हुआ है, चर्रक चों। कोल्हू का चर्रक चों जीवन की तान। अब जेल में बैठकर तो खाना मिलता नहीं, वहाँ कुछ न कुछ तो काम करने होंगे। तो गिट्टी पर उंगलियों से लिखेगा। अब किसी
कैदी को उसका काम मिल गया गिट्टी तोड़ने का। मोट खींचना, तो सिंचाई के साधन उस समय होते थे जैसे रहट वगैरह, तो मोट बैल की मदद से वो खींचे जाते थे, चले जाते थे, लेकिन वहाँ कैदी ही बैल के स्थान पर प्रयुक्त होते थे। तो अलग अलग लोगों के काम दिए गए, कोई कोल्हू चला रहा है, कोई गिट्टी तोड़ रहा है, कोई मोट खींच रहा है। तो कवि को लगता है कि हम लोगों की यह दुर्दशा देखकर तो कोयल चिंतित नहीं है। देख रहे हैं कि वो उंगलियों पर गिट्टी के जो निशान, यहाँ गिट्टी तोड़ने से हाथ में उंगलियों पर जो निशान आ गए हैं, कहीं वह तो तुम्हें दुखी नहीं कर रहा है। फिर सोचते हैं कि जो मोट खींच रहे हैं पीठ पर जुआ लगा करके, जैसे बैल के कंधे पर जुआ डालते हैं हल चलाने के लिए या मोट खींचने के लिए, तो वो मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। यहाँ जुआ का मतलब गैम्बलिंग नहीं, वो जो लकड़ी का जिसको पालो बोलते हैं, जो कंधे पर रखते हैं, तो हल की खिंचाई होती है या रहट को घुमाते हैं। तो कवि कह रहा है कि मैं भी पेट पर जुआ बांध कर मोट खींच रहा हूँ, लेकिन अंतर क्या है, वहाँ किसान लोग जल से कुएं से जल निकालते हैं रहट के माध्यम से, जिससे सिंचाई होती है, लेकिन यहाँ क्या कर रहा हूँ, खाली करता हूँ। क्या खाली कर रहा हूँ, ब्रिटिश अकड़ का कुआं। यह जो ब्रिटिश साम्राज्य है, जो अंग्रेज सरकार है, उसकी में जो अकड़ है, जो अभिमान है, जो घमंड है, वो एक कुएं के सदृश है और उसमें गहरा पानी है। तो मैं उस कुएं को खाली कर रहा हूँ, यानी उसके गर्व को, घमंड को चूर कर रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। अब तुम सोचती हो कि यह तो बहुत कारुणिक दृश्य है। करुण एक रस होता है। 10वीं कक्षा में रस चैप्टर में पढ़ाई होगी, तो अस्थाई भाव जो है उसका शोक है। तो कवि की यह कल्पना है कि लग रहा है कि कोयल इसलिए चिल्ला रही है, वो अपना दुख दर्द व्यक्त कर रही है कि हमारी दुर्दशा देख करके वह इतनी व्यथित हो गई, दुखी हो गई कि दिन में नहीं, वह रात में अपने उस दर्द को व्यक्त कर रही है। इसलिए रात में गजब ढा रही आली। क्या इसलिए तुम रात में अपने हमारे इस दुख को तुम गा रही हो? आली, हे सखी, मित्र के रूप में तुम क्यों चीख रही हो? इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो? चारों तरफ जब स्तब्धता है, चुप्पी है, नीरवता है, रात्रि में चारों तरफ शांति दिखाई देती है, तो इस शांत समय में अंधकार को भेद करके तुम क्यों रो रही हो कोयल? कोकिल बोलो तो,
आखिर तुम्हारी व्यवस्था क्या है, मजबूरी क्या है? जब सारी दुनिया सो रही है और आधी रात को तुम्हारी चीख मुझे सुनाई पड़ रही है। हमारी तो मजबूरी है कि मैं तो कारागार में बंद हूं, नींद नहीं आ रही। तुम्हारी क्या मजबूरी है? अब तरह तरह की कल्पनाएं कर रहे हैं कवि। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज। अब यहाँ मधुर शब्द, अब विद्रोह, दो शब्द है। तो एक में माधुर्य है, मिठास है, वहां विद्रोह। तो चुपचाप तुम आधी रात को विद्रोह भी। अब मधुर का मतलब कोयल की आवाज में मधुरता होती है, मिठास होती है, लेकिन उसके स्वर में विद्रोह का भाव है। किसके प्रति विद्रोह? भारत माता की जो गुलामी है, उसके पैरों में पराधीनता की जो बेड़ियां पड़ी हुई हैं, जो जंजीरें हैं, उससे केवल मानव ही नहीं, मानवेतर प्राणी भी, पक्षी तक व्याकुल है। तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, विद्रोह रूपी बीज तुम बो रही हो। इस भांति बो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो। इस रूप में विद्रोह रूपी बीज को बोने का क्या राज है, क्या उद्देश्य है इसमें? कोकिल हमें बताओ। तो इस प्रसंग में इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने कोयल को उलाहना देते हुए, उपालंब भी कहते हैं उलाहना, अंग्रेजी शासन द्वारा भारतीयों पर जो अत्याचार हो रहे थे, निर्ममता पूर्वक उन पर जुर्म ढाए जा रहे थे, तो उसी का वर्णन यहाँ किया गया है। कवि स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, कोयल, क्या तुम्हें शरीर पर पड़े जंजीरों के गहने नहीं दिखाई दे रहे? अरे भोली भाली कोयल, ये हथकड़ियाँ नहीं हैं। अरे ये ही तो अंग्रेजी शासन के आभूषण हैं, गहने हैं। कोल्हू चलाने से चर्रक्षों की जो निकली आवाज है, अब हमारे जीवन की तान बन गई है। गिट्टी तोड़ते तोड़ते अंगुलियों ने उन पर अपने गीत लिख दिए हैं। अब मैं अभ्यस्त हो चुका हूँ। जेल के कुओं में पानी खींचने वाले मोट भी पेट पर जुआ बांधकर हम ही चलाते हैं, और अंग्रेजों के शासन की जो अकड़ है, उससे भरे जलकूपों को मैं खाली कर रहा हूँ। कहने का मतलब कि उनकी सत्ता को कमजोर बनाते हैं ताकि वे हमें आज़ाद कर दें। तो भी हमारे ऊपर हो रहे इस अत्याचार को देखकर दिन में इसलिए नहीं बोलते कि शायद हमारे भीतर कष्टों को झेलने के विषय में सोचने पर करुणा जग जाए। इसलिए तुम रात में ही मुझे सुना रही हो
यह अजब अमानवीय संदेश और व्यथा। कोकिल, हमें बताओ, आखिर तुम आधी रात को क्यों बोल रही हो? तो यहाँ कवि ने अंग्रेजी शासन के अत्याचारों का वर्णन किया है। इन पंक्तियों को पढ़ने से आज़ादी के पहले जो भारत था उसकी याद ताज़ा हो जाती है। उन स्वतंत्रता सेनानियों पर ढाए जा रहे जुल्म को सुनकर, देखकर हमारी आंखें भी नम हो जाती हैं। गजब ढाना जो मुहावरा है उसका सार्थक प्रयोग हुआ है और भाषा सरल, सहज, स्वाभाविक, आकर्षक एवं प्रभावोत्पादक है। तो इस तरह से हम यहाँ देखते हैं कि कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने, जिन्हें भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया जाता है, तो उनके हृदय में देश प्रेम के प्रति कैसा भाव भरा हुआ है। और इस कविता के माध्यम से उन्होंने लोगों को जगाने का सफल प्रयास किया। यहाँ कोकिल और कैदी दोनों में जो बातें हो रही, तो एक संदेश देना चाह रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि देखो, यह जो ब्रिटिश शासन है यह एक कुएं की तरह है और उसमें जो जल है वह अहंकार का है, घमंड का है। तो वे ये नहीं सोच रहे कि हम भारतीयों पर जो जुल्म कर रहे हैं वह अमानुषिक है, यह मनुष्योचित व्यवहार नहीं है। वे बस अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। शोषण की उनकी जो प्रवृत्ति है वह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही है और अपने अंदर की जो पीड़ा है, जो दर्द है पूरे भारतवासियों की, उसको व्यक्त करने के लिए उन्होंने यह रचना की। भारत माता के पैरों में जो बेड़ियां हैं, जो जंजीरें हैं, उनकी झनकार सुनाई दी। वे खुद जेल में चले गए। किसके लिए? हम लोगों के लिए, देश की आज़ादी के लिए उन्होंने कुर्बानी दी, अपने सारे सुख को कुर्बान कर दिया। और बात यहीं तक सीमित नहीं रही। उन्होंने जैसे एक छोटी सी चिंगारी भयंकर आग को जन्म दे देती है, तो उसी तरह से ये जो कविता है, इसकी जो पंक्तियां हैं वो चिंगारी का काम कर रही और भारतीयों के मन में देशानुराग, देश प्रेम की जो भावना सुसुप्तावस्था में है उसको जगाने का काम कर रही। ये तो एक कोयल तो एक प्रतीक है, माध्यम है। दरअसल कवि भारतीयों की सोई आत्मा को झकझोरने के लिए यह कविता लिखी, ताकि वे जागें और देखें कि किस तरह से हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। यह असहनीय है, असह्य है
और आज़ादी के लिए त्याग तो करना ही होगा। बिना त्याग का कुछ नहीं होता है। तो कवि जेल जाते हैं और वहाँ कविता लिखते हैं और कोकिल को संबोधित करते हुए ये तमाम बातें कहते हैं। तो इस तरह से कवि ने अंग्रेजी शासन के अत्याचारों का बिल्कुल सटीक, सजीव, आकर्षक, भावोत्पादक वर्णन इन पंक्तियों में किया है। आज यहीं तक, अब हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।